सोचिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत मस्त है। वैसे मस्त उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपका नाम कुछ ऐसा है जो आपका नहीं रहना चाहिए था नाम। मगर फिर भी आपने अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाने के बारे में सोचा था कि कोई भी आपसे आगे ना निकल पाए, लेकिन फिर आपकी ज़िंदगी में एक लड़की की एंट्री हो जाती है। अब पता नहीं आगे क्या होगा, क्या ज़िंदगी तबाह हो जाएगी या फिर ज़िंदगी आबाद हो जाएगी, वो तो आगे ही पता चलेगा। क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम नासा रख दिया गया रहता है और इसके पेरेंट्स नॉर्मल पेरेंट्स रहते हैं। अब बच्चे का नाम नासा रख दिया गया रहता है तो बच्चे को आती है बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि हर कोई इसका नाम का मजाक उड़ाता था। छोटे बच्चे हमेशा इसे परेशान करते थे, नासा नासा बोल। और आप सबको पता है कि नासा एक स्पेस एजेंसी है जो कि अमेरिका की है। तो अभी इसने फैसला कर लिया रहता है कि ये सबसे बदला लेके रहेगा और नासा से भी आगे बढ़ेगा, मतलब एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा रहेगा। और फिर ये पढ़ाई करना एकदम शुरू कर देता है, सोचता है कि मैं सबको गलत साबित कर दूंगा। फिर बहुत ज़्यादा पढ़ता है, सिर्फ सक्सेस चाहिए रहती है और कुछ भी नहीं। बॉडी भी बनाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे फाइनली बड़ा हो गया रहता है और कॉलेज के दिनों में एकदम आ गया रहता है। इसकी टीचर कहती है कि तुम्हें किसी और कॉलेज में भी अप्लाई कर लेना चाहिए बैकअप के लिए और पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए। मगर नासा कहता है कि नहीं, मैं अपने में ही दमदार हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे पेरेंट्स नहीं डिसाइड करने वाले हैं कि आखिर मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। अगले दिन ये अपना ग्रेड देखते हुए जा रहा होता है जो काफ़ी अच्छा आया हुआ रहता है। तब तक इसकी नज़र एक लड़की के ऊपर जाती है जो कि बहुत सुंदर रहती है और सोच रहा होता है कि काश काश ये मेरी वाइफ होती। वैसे ये सचमुच बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। और ऐसे ही वो देखते देखते जा रहा होता है और बंदे की नज़र बिल्कुल भी नहीं रहती है क्योंकि वो रोड क्रॉस कर रहा था और ट्रक को ने अपना काम कर दिया। लेकिन नहीं, ये इसिकाई नहीं होने वाला है क्योंकि अभी इसका मरने में थोड़ा सा टाइम बाकी रहता है। और सोच रहा था क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही व्यर्थ चली जाएगी। मैं तो उसका नाम भी नहीं जान पाया। हमें पता लगता है कि इस लड़की ने उसकी जान बचा ली रहती है और वो कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। ड्राइवर भी रुक चुका रहता है, यानी ये इसिकाई नहीं होने वाला है, इसकी जान बच चुकी है। अब ड्राइवर कह रहा होता है कि लड़की को कि तुम्हें तुम्हें भी बहुत चोट आई है, तुम्हें भी हॉस्पिटल चलना चाहिए मेरे साथ। लेकिन वो चली जाती है और ये रोकने की कोशिश कर रहा होता है, कह रहा होता है कि रुको, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। ये उठ भी नहीं पा रहा होता है। फिर हमें एक प्रिंसेस की कहानी बताई जाती है जहाँ पर मून प्रिंसेस चली गई रहती है और ना ही उसके फादर ना ही कोई भी उसे नहीं रोक पाया था। ये एक जापानीज मिथिकल स्टोरी होती है। अब वो लड़की चली गई रहती है तो नासा खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो लड़की कहाँ पे गई है। वो ड्राइवर उसे बताता है और फिर नासा कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बताने के लिए, बाय बाय मिस्टर। और यही कहने के बाद वो चला जाता है उस लड़की के पीछे। अब वो जा रहा होता है, सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे वो चाहिए, मैं उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। फाइनली उसे वो बस स्टैंड पे दिख गई रहती है जो कि बैठी हुई रहती है। ये किसी भी हाल में वहाँ पे जाता है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ही खराब रहती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे सरवाइव करके आए हो, आओ चुपचाप मेरे बगल में बैठ जाओ। तो वो उसके बगल में बैठता है। फिर ये इसका ब्लड पोंछ रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है। और ये उसे सूंघ रहा होता है और सोच रहा था क्या लड़कियाँ इतनी अच्छी स्मेल करती है क्या। वो कहती है कि देखो तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, तुम्हारी हड्डियाँ भी टूटी हुई है पैर की और तुम यहाँ तक दौड़ के आए हो। मुझे नहीं लगता है कि ये तुम्हारे लिए सेफ रहेगा, तुम हॉस्पिटल चले जाओ और मैं अब चलती हूँ, ठीक है। और वो सोचता है कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, मतलब सही में। और बाहर स्नो हो रही है तो आखिर तुम कहाँ पर जाओगी। वो कहती है कि देखो मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं जा रही हूँ। अब जैसे ही नासा सुनता है कि नहीं वो जाने वाली है तो वो किसी भी तरीके से उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। वो जा रही होती है और ये सोचता है कि नहीं, मैं इसे नहीं खो सकता हूँ। अगर मैंने इसे खो दिया तो मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर वो बेहोश हो रहा होता है धीरे धीरे कर कर, मगर वो बेहोश नहीं होता और वापस से बाहर आ चुका रहता है। और वो कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम मरने वाले हो। और फिर भी तब वो उसे मून प्रिंसेस की कहानी सुनाता है जो हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी और फिर कभी वापस लौट के नहीं आ पाई थी। इसलिए वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे सामने एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और क्या क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। देखो मैं तुम्हारा नाम अभी तक जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। वो कहती है ठीक है, हम दोनों शादी कर लेते हैं। और ये सुन के वो काफ़ी खुश होता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आँख खुलती है और वो हॉस्पिटल में रहता है। पता लगता है कि ये वहाँ पे बेहोश हो गया था जैसे उसने मैरिज का नाम लिया था। और ये सोच रहा होता है कि लगता है अब वो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस दिन के बाद से अभी तक मैंने उसे देखा ही नहीं है। आखिर वो कहाँ पर है, तो मुझे खुद के ऊपर ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये चला जाता है, नॉर्मल सी लाइफ जी रहा होता है। कॉलेज में बहुत ही अच्छा नंबर लाया था, प्लेसमेंट नहीं लेता है और ये एक दुकान में काम करना शुरू कर देता है। हालांकि बंदे के पास एक रेंट का घर रहता है और कमाई भी अच्छी खासी रहती है, बहुत ज़्यादा पैसा इसने कमा लिया रहता है, 18 साल का हो गया रहता है। मगर पैसों का क्या फ़ायदा जब आपके पास मन पसंदीदा लड़की ना हो आपकी। तो अब ये पैसों का अचार डालेगा। बेल बजता है, तब देखता है कि वही लड़की रहती है। वो कहती है कि मैंने मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, मेरा नाम टी सुगासा है और मैं यहाँ पर तुमसे मैरिज करने के लिए आई हूँ जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। और वो सोच रहा होता है कि ओ माय गॉड, आज मैं पहली बार एक लड़की के साथ रहने वाला हूँ। मतलब घर में आज तक हमेशा अकेले रहा है और ये वही लड़की है, मतलब इसे अपना प्रॉमिस याद था और ये मुझे नहीं भूली है।
ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये जगह भली थोड़ी-सी छोटी है, लेकिन ये खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है इसके अंदर से। क्या मुझे इससे कुछ सवाल-जवाब पूछना चाहिए? तब वो पूछता है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता नहीं कर रहे होंगे क्या? लेकिन वो मैरिज सर्टिफ़िकेट निकालती है और कहती है कि तुम्हें इस पे साइन करना होगा। वो एकदम चिल्लाने लगता है, क्या सचमुच ये मैरिज सर्टिफ़िकेट मेरे लिए? वो कहती है, नहीं करना ठीक है, मैं इसे वापस ले रही हूँ। तब वो कहता है कि नहीं, मैं इस मैरिज सर्टिफ़िकेट पे ज़रूर साइन करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। अब बंदा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। वो कहती है कि थोड़ा कम बोला करो, वरना आस-पड़ोस के लोग सुन लेंगे तो क्या होगा? वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तो हमारी एज भी हो चुकी है। वो बताती है कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, लेकिन इसमें नहीं लगते हैं। वैसे भी इसमें बस कुछ साइन चाहिए और कुछ भी नहीं। तो वो साइन तुरंत ही कर देता है, कहता है कि ऐसा मौका वापस से नहीं आने वाला है ज़िंदगी में, और ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। तब टी सुकासा अब पूरी तरीके से बन चुकी है इसकी वाइफ, समझे। अब बस इन्हें जाकर उस पेपर को सबमिट कर देना रहता है, और वो कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे। उसके बाद वो जाने लगते हैं, यहाँ पर ये पेपर सबमिट करने के लिए जाने लगते हैं। वो कहता है, इतनी रात में वो लोग खोलते होंगे क्या? वो कहता है कि हाँ, ज़रूर खोलते होंगे। फिर उसके बाद ये अपने नाम के बारे में बताने लगता है, नासा की किस तरीके से इसके पेरेंट्स ने इसका नाम रख दिया, और जो नासा है एक स्पेस एजेंसी है। वैसे टी सुकासा को ये सब पहले से पता रहता है, लेकिन वो काफ़ी खुश रहती है और काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रही होती है। ये सोच रहा था, ये तो बिल्कुल मून प्रिंसेस की तरह लग रही है, मैं इसे वापस से नहीं जाने देना चाहता हूँ। इसका नाम भी कितना प्यारा है, टी सुकासा। ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की मेरी वाइफ बन गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। उसके बाद वो लोग मैरिज ब्यूरो में पहुंच गए रहते हैं, जहाँ पर वो बंदा देख के कहता है कि हाँ, तुम दोनों लीगल एज के तो हो गए हो। तो यहाँ पर उन्हें एक अजीब सा चीज़ भी दे देता है गिफ्ट के तौर पर। उसके बाद वो हाथ पकड़ने में थोड़ा सा शर्मा रहा होता है, फिर पकड़ भी लेता है, उसके बाद हाथ छोड़ भी देता है। मगर जो सुकासा रहती है वो कहती है कि अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो, अब तो हम लोग ने शादी कर ली है। तो वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तो चलो अब हम लोग अपने घर चलते हैं। सो उसके बाद दोनों बहुत ही कंफर्टेबली और प्यारे तरीके से घर जा रहे होते हैं। अब घर जाके पता लगता है कि मेरे पास एक ही बेड है। अब एक ही बेड पे हम लोग कैसे सोने वाले हैं दो लोग? हाँ, भले मैरिज हुई है, लेकिन ये बेड बहुत ही ज़्यादा पतला है। तो क्या था, नासा पूरा कैलकुलेशन लगाने लगता है कि किस तरीके से हम लोग सो सकते हैं, किस एंगल से सो सकते हैं, हाइट वेट लेंथ कितना होता है। फिर सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अरे हाँ, मैं उसे ऐसे पकड़ के भी सो सकता हूँ, ये तो एक नंबर आइडिया है, मजा ही आ जाएगा। सुकासा आती है और कहती है कि मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोने वाली हूँ, तुम्हारे साथ तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोने वाली हूँ। तब वो कहता है कि यार तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सारे इंतजाम कर दूंगा, जो भी रहेगा मैं सारे इंतजाम कर दूंगा। तो वो यहाँ पे अपना सूटकेस लेके आ गई रहती है। हालांकि अभी भी सुकासा का घर पता नहीं रहता, और आज ये पहली बार इसके साथ में रहने वाला है। तो पूछता, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता नहीं कर रहे होंगे क्या? वो कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है। और इसके आगे वो कुछ भी अपने पेरेंट्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताती। और यहाँ पर इसका कॉफ़ी गिर रहा होता है, क्योंकि आज रात तो अभी इसी के साथ रहने वाली थी, ये लोग मैरिड थे। उसके बाद ये अपना साफ सफाई कर रहा होता, और वो बोलता है कि मेरे पास एक ही बेड है और आज तुम यहीं पे रहने वाली हो, तो किस तरीके से हम लोग सोएंगे? तब कहता है, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचूंगा, कहीं ना कहीं से तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा, मैट्रेस जुगाड़ करूंगा या फिर कुछ भी। और सोचता है कि आखिर ये मुझसे प्यार क्यों कर रही है, आखिर भाई कोई मुझसे प्यार क्यों करेगा? एक तो इसने मेरी जान बचाई, ऊपर से मैंने इस लड़की के लिए कुछ किया भी नहीं, और ये मुझसे प्यार करती है। क्योंकि सुकासा कहती है कि तुम्हारा नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है और तुम बहुत ही फ्रेंडली टाइप के बंदे हो, इसीलिए वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो कहता है, क्या सचमुच? वो कहती है कि हाँ, इसलिए मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब इसने सोच लिया रहता है कि ये सुकासा के लिए कुछ ना कुछ करेगा, मतलब ऐसे तो वो नहीं रहने दे सकता है, क्योंकि ये लड़की भी उसे पसंद करती है और ये भी पसंद करता है। तो इसने फैसला कर लिया रहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, एकदम आराम से। पैसे तो बहुत रहते हैं अपने नासा के पास। तो वो कहती है कि चलो मैं चलती हूँ। तो वो कहता है कि ऐसे नहीं जाओगी, हम लोग चलते हैं हम लोग खरीद लेते हैं, मैट्रेस खरीदते हैं जाके। वो कहती है, क्या सचमुच? वो कहता है कि हाँ चलो। तो उसके बाद वो लोग मैट्रेस खरीदने के लिए जा रहे होते हैं, और मैट्रेस के लिए यहाँ पर बहुत सारे मैट्रेस रहते हैं, अब कौन सा चुना जाए? तो वो पूछ रही होती है कि इन मैट्रेस में डिफरेंस बता सकते हो कि आखिर इनमें क्या क्या डिफरेंस है? तो नासा रहता है बहुत तेज बंदा, समझे। तो वो यहाँ पे मैट्रेस के बारे में डिफरेंस बता रहा होता है कि कौन सा मैट्रेस उसकी वाइफ के लिए कंफर्टेबल रहेगा और कौन सा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। ये सुनकर सुकासा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वाह, मेरा जो हस्बैंड है वो तो बहुत ज़्यादा मतलब कमाल का इंटेलिजेंट बंदा है, और ब्लश भी कर रही होती है। उसे ऐसा देख जो हमारा नासा है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार ऐसा इंटरेक्शन हुआ रहता है, और सोच रहा होता है कि वाह, सचमुच काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फाइनली अब उसने उसका हाथ भी पकड़ लिया रहता है, और सुकासा उसे खींच के लेके जा रही होती, कहती है कि चलो मजे करते हैं। और फाइनली उन लोगों ने मैट्रेस खरीद लिए रहते हैं। वो कहती है कि आ जाओ, तुम भी यहाँ पे लेटो ना। और फिर ये सोच रहा होता है कि ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ? उसके बाद वो पूछती है कि तुम नहाने के लिए बाथटब नहीं है क्या? वो कहता है, मैं पब्लिक बाथ में जाता हूँ। तो वो कहती है कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। अब वो कपड़े यहीं पे चेंज करने वाली रहती है, लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, वहाँ पे कपड़े चेंज करो। उसके बाद वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पे जाके कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो
अब ये पूरी तरीके से रेडी रहती है, उसका हाथ भी पकड़ती है और कहती है ऐसे ही पकड़ना चाहती हूँ मैं तुम्हें। और वह कपड़े चेंज कर रही होती है और ये सोचता है कि ओ माय गॉड, पहली बार कोई कपड़े चेंज कर रहा है। बहुत ज़्यादा ठरकी से महसूस हो रही होती है। बंदा सही बोलो तो समझदार के साथ ठरकी रहता है। वो नाइट ड्रेस में आगे रहती है। अब इसके जाने की बारी रहती है। ये कहता है कि ठीक है, मैं अपना ड्रेस चेंज करके आता हूँ। तब वो कहती है अरे जा कहाँ पे रहे हो, तुम चाहो तो यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो। वो काफ़ी शर्मा गया रहता है और कहता है कि नहीं, ये ठीक बात बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे नहीं चेंज करूंगा। और सोचता है क्या ये मुझसे सही में प्यार भी करती है या फिर बस दिखावा कर रही है। लेकिन जो भी बोलो यार, लड़की बहुत ज़्यादा क्यूट है और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। नासा जब बाहर आता है तो देखता है सुकासा ने यहाँ पे अपना हेयर स्टाइल बदला हुआ रहता है और वो इसमें और भी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। और वो बताती है कि मैंने ये इसलिए रखा है क्योंकि रात में सोते वक्त बाल इधर उधर बिखर जाते हैं, इसलिए मैंने ये हेयर स्टाइल रखा है। वैसे सच बोलो तो ये लड़की एकदम मास्टरपीस है, ऐसा नासा सोच रहा होता है। अब फाइनली सोने का वक्त इनका आ चुका रहता है। वो कहती है गुड नाइट डार्लिंग। दिल पे एकदम अटैक आ जाता है। अब इसे तो नींद आ नहीं रही होती है, लेकिन वो सो गई रहती है क्योंकि उसकी सांसें बहुत धीरे धीरे और अलग तरीके से चल रही होती है। तो ये उसे ही घूरता जा रहा होता है। हालांकि उसे नींद में चलने की बीमारी रहती है, तो यहाँ पे इसके बाल भी खुल गए रहते हैं। और फिर ये जाती है और जाकर पानी भी पी रही होती है। बहुत ही अजीब तरीके से हमें दिखाया जाता है कि एकदम घूम के पलट जाती है और ये किस करने जाता है। तो वो सोचता है कि नहीं नहीं, ये स्पेशल मोमेंट है, जब वो उठी रहेगी तब मैं उसे किस करूंगा पहली बार। तो क्या होता है कि ये पानी पीने के लिए यहाँ पे चली जाती है। उसके बाद वापस आती है और सीधे इसके पीछे आके खड़ी हो जाती है। अब ये सोच रहा होता है कि क्या ये मुझे किस करने वाली है या फिर मुझे हक करने वाली है, पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। वो उसके ऊपर ऐसे लेट जाती है, फिर रोल करते करते ऐसे चली जाती है और उसका पूरा चादर ही खींच लेती है। अब सुबह में समझ में नहीं आ रहा होता है कि अरे मेरे बाल खुले हुए हैं और ये चादर मैंने किसका ले लिया है। और वो उसे बता भी नहीं रहा होता है। यहाँ पे ये अपना ड्रेस चेंज करने वाली रहती है, लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं, यहाँ पे मत करो, मेरे सामने नहीं। लेकिन वो कहती है हम लोग तो मैरिड है ना। फिर वो दूसरी रूम में जाकर अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है और फिर वो टीसुकासा चैन कहता है। वो कहती है कि तुमने मुझे टीसुकासा चैन क्यों कहा, तुम्हें ऐसे नहीं बुलाना चाहिए, बच्चों वाला नाम लगता है। लेकिन नासा उसे चिढ़ाते हुए कह रहा होता है कि नहीं, मैं तुम्हें सुकासा चैन ही बुलाऊंगा। वो कहती है ठीक है, तुम्हें जो बुलाना है तुम वो बुला सकते हो और मैं तुम्हें क्या बुलाऊंगा, नासा चैन। हाँ, और इधर ये लोग का मजाक चल रहा होता है क्योंकि वो इसे डार्लिंग बुला रही होती है और वो उसे सुकासा चैन बुला रहा होता है। असल में जो सुकासा सान या सुकासा चैन रहता है, ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जो आपके बहुत ही डियर या लव्ड वंस रहते हैं। और जो हमारी सुकासा रहती है वो इसे डार्लिंग डार्लिंग बुला रही होती है। एक सीन में हमें दिखाया जाता है सुकासा यहाँ पे रेडी हो जाती है, तभी नासा आता है और कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, लगता है जैसे तुम किसी की वाइफ हो। कहती है कि बेवकूफ़, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। नासा तो इसके बारे में भूल ही गया था कि अब वो इंगेज हो चुका है, मतलब शादी हो गई है। उसके बाद वो जाती है और फ्रिज में ढूंढ रही होती है कुछ खाने का सामान। तो वो काफ़ी इंप्रेस हो जाती है क्योंकि नासा ने काफ़ी सारा सामान रखा था और कहता है कि मुझे खाना बनाना भी आता है। वो कहती है कि वाह, तुम तो सचमुच कमाल के हो। तब नासा बताता है कि मैंने अपना डाइट और अपना न्यूट्रिशिस्ट अपने तरीके से बनाया है और मैं सारे सब्जियों को जिस तरीके से उबाल के खाना रहता है ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स मेरे बॉडी को मिले, उस तरीके से बनाता हूँ। तब सुकासा कहती कि मैं तुमसे अच्छा खाना बना सकती हूँ, बस मुझे अच्छी तरीके से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। नासा सोचता है क्या सचमुच, और उसके बाद जब वो खाना बना के इसे देती है तो उसका खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है, नासा के खाने से बहुत ज़्यादा टेस्टी। और सोच रहा होता है कि मुझ में और इसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है, इसे बस इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उसके बाद ये सारा सामान बना लेती है। तब वो कहती है कि मुझे नहाना है, नहाने का सामान है क्या घर पे। वो कहता है कि नहीं। सब वो लोग नहाने का सामान लेने के लिए बाहर जा रहे होते हैं क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती है ना, लड़कियों का सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ वो लोग शॉपिंग मॉल से बहुत सारी चीज़ें उठाते हैं और नासा सोच रहा होता है अच्छा, तो लड़कियों को अपनी स्किन मेंटेन करने के लिए इतनी सारी चीज़ें चाहिए रहती है। तभी तो मैं सोचूं कि आखिर इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा बढ़िया क्यों आती है। वैसे ये नहाते वक्त कैसी लगती होगी। फिर उसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं और ये बहुत ही ठरकी रहता है। तो वो लोग बाथ हाउस के पास पहुंच गए रहते हैं जहाँ पर इस लड़की का नाम कमाने रहता है। वो इसे इंट्रोड्यूस करवाता है क्योंकि जो हमारा नासा है वो रेगुलरली यहाँ का कस्टमर रहता है और यहाँ आते रहता है। कमाने सोचती है कि ये इसकी बहन है क्या, और फिर वो कह रही होती है कि आइए आइए, मैं 15 साल की हूँ। तो इसकी उम्र 15 रहती है, नासा की उम्र तो आप सबको पता रहता है। और नासा कह रहा होता है कि नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरी वाइफ है। तब कमाने कह रही होती क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम दोनों ने शादी कर ली है और अब मैं शादीशुदा इंसान हूँ। तब वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा खैर छोड़ो, तुम लोग की शादी हो गई तो आइए आज आप लोग फ्री में नहा सकते हैं। वो तो चली जाती है, लेकिन फिर वो इसे रोक देती है और कहती है कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी वाइफ जा सकती है। अच्छा मुझे बताओ, तुम शादी कैसे कर सकते हो। मैंने सोचा था कि जब तुम 30 साल के हो जाओगे तब तुम हार मान लोगे और फिर तुम रोते हुए मेरे पास आओगे और फिर मैं तुमसे कहूंगी कि मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन तुमने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। तुम एक नंबर के परवर्ट हो। और फिर देती है उसे जोरदार मुक्का। और बताया जाता है हमें कि जो हमारी सुकासा है वो उसकी उम्र नासा से कम रहती है, समझे।
थोड़ा सा कम रहता है। और फिर उसके बाद वो पूछ रही होती है कि अच्छा बताओ, वो तुम्हारी वाइफ है तो तुम्हें उसे खुश रखना पड़ेगा, मतलब तुमने कस्में तो खाई होगी कि तुम्हें उसे हमेशा खुश रखना पड़ेगा। और वेडिंग सेरेमनी का क्या, वेडिंग रिंग का क्या? नासा को ये सारी चीजें बेकार लगती, कहता है कि इन सब चीजों में पैसा खर्च होता है, मुझे ये सब नहीं करना है। तब कमानी उसे बोल रही होती है कि अच्छा देखो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें सब पे पैसे खर्च करने चाहिए, वेडिंग रिंग पे करनी चाहिए। और वेडिंग का क्या हुआ, वो इतनी ज्यादा खुशहाल और सुंदर लड़की है, तुम उसे ऐसा क्यों कर रहे हो? और हाँ, मुझे लगता है कि तुमने आया को भी इसके बारे में नहीं बताया होगा, क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? वो कहता है कि हाँ, मैंने आया को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं सुकासा को हमेशा खुश रखूंगा, भले कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि वो मेरी वाइफ है। और सुकासा सुन लेती है, क्योंकि उसे कुछ सामान लेना रहता है, वो भूल गई थी। वो कहती कि ऐसे जोर जोर से चिल्ला के सबके सामने मत बोला करो, लेकिन मुझे सुनने में काफी अच्छा लगा कि तुम मेरी परवाह करते हो। अब यहाँ पे नासा भी काफी शर्मा गया रहता है, और सुकाशा शर्मा के अंदर वहां पे चली गई रहती है नहाने के लिए। आगे हमें पता चल लगता है कि ये नहा रहा होता है, तब सोच रहा होता है, अजीब सा इमेजिनेशन इसका चल रहा होता है कि ओ माई गॉड क्या होने वाला है। तब तक कमाने आ जाती है और वो कहती है कि ओ माई गॉड इतना छोटा। और फिर वो तुरंत ही डुबकी मार लेता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है कि बहुत छोटा है, अरे तुम्हारा हाइट बहुत छोटा है, तुम क्या समझ रहे हो, मैं यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए आई हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये देखती है कि रूम पूरा खाली है, तो ये यहाँ पे नहाना शुरू कर देती है। तब तक एक और लड़की वहां पे रहती है, और ये इस स्टोर की बड़ी लड़की रहती है, समझे? मतलब जो कमाने इसकी छोटी बहन है, और इसका नाम आया रहता है। ये कहती है मुझे माफ करना, मैं सो गई थी, मुझे लगा था कि कस्टमर के आने से पहले मैं उठ जाऊंगी, लेकिन आप यहाँ पे आ गई, मुझे माफ करना। कहीं आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? सुकासा कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन वो पता नहीं ऐसे क्या क्या बोल रही होती है, जहाँ पे सुकासा को काफी हर्ट महसूस हो रहा होता है। आया कहती है कि मेरी वजह से आपको परेशानी हुई है, लाइए मैं आपकी पीठ रब कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पे वो उसकी पीठ रब कर रही होती है, इसका हालचाल पूछ रही होती है कि तुम्हारा नाम क्या है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कानामी यहाँ से जा ही नहीं रही होती, और इसे नासा को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। आगे जो सुकासा रहती है, वो उसे पूरा नाम बताती है कि सुकासा युजाकी रहता है, और नासा का ही पूरा नाम युजाकी रहता है। तो वो सोच रही होती है कि ओ, मुझे लगता है कि ये सुकासा उसकी रिलेटिव लगती होगी, मतलब कोई बहन लगती होगी या फिर कुछ लगती होगी, क्योंकि उसे नहीं पता रहता है कि हमारे नासा ने इसके साथ इंगेजमेंट कर ली रहती है। फिर वो बड़े अजीब तरीके से बोल रही होती है, ऐसा बोल रही होती है जहाँ पे हमारी सुकासा को ऐसा लग रहा होता है कि ये जो आया है, पता नहीं, जब भी मैं इसे सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे याद दिला रही है नासा की। नासा आराम कर रहा होता है, सुकासा आती है और उसे उठा देती है, कहती है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं उठाया क्योंकि तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। अब वो शर्मा जाता है। तब तक वहां पे आया भी आ चुकी रहती है, और आया सोच रही होती है कि अभी भी ये दोनों भाई बहन ही हैं। और फिर वो लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो सारी बातें हाँ हाँ कह देता है, क्योंकि वो कहती है कि ये तुम्हारी फैमिली में से है ना? तो वो कहता है कि हाँ। उसके बाद ये अपनी कहानी बताने लगती है कि कैसे इनका जो स्पा है वो एकदम गरीबी में एकदम डूबने वाला था, क्योंकि ये इसकी ग्रैंड मदर का स्पा है जहाँ पे सभी लोग नहाते हैं। लेकिन फिर जो हमारा नासा रहता है इनकी मदद कर देता है, अपना दिमाग लड़ा देता है, और फिर इनका जो स्पा है वापस से चलने लगता है। इसलिए ये लोग नासा के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। सुकासा सोचती है कि वाह, मेरा हस्बैंड इतना ज्यादा बढ़िया है। आया फिर से पूछती है कि ये तो तुम्हारी फैमिली मेंबर है ना? अब नासा को ऐसा लग रहा होता है कि आया सोचती है कि वो उसकी वाइफ है, लेकिन आया ऐसा नहीं सोचती, वो तो सोचती है कि इसकी बहन है, तो वो हाँ कह देता है। जब वो लोग घर जाते हैं तो वो आया के बारे में पूछती है, तब ये बताता है कि हाँ, आया मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, क्योंकि नासा उससे बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहा होता है। तो सुकासा को यहाँ पे जलन होती है, क्योंकि आया काफी ज्यादा क्यूट थी। और जब वो कह रही होती है तो ये यहाँ पे अलग ही समझ रहा होता है। नासा समझ रहा होता है कि इसने ना ही इसे वेडिंग रिंग दी है, और ना ही वेडिंग अच्छी तरीके से करवाई है, शायद इसलिए सुकासा इतनी ज्यादा नाराज है। लेकिन सुकासा का कहने का यहाँ पर कुछ और मतलब रहता है, और वो नाम नहीं लेती है, लेकिन फिर भी कहने की कोशिश कर रही होती है। तो दोनों को गलत गलत फहमी हो रही होती है, कोई कुछ और कहना चाहता है और ये कुछ और कहना चाहता है। ये अलग कह रही होती है और ये अलग समझ रहा होता है, और ये अलग कह रहा होता है, वो अलग समझ रही होती है। सो इसलिए वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें खुश रखना मेरा काम है, और तुम कितनी ज्यादा प्रिटी हो। तो यहाँ पर ये कहता है कि तुम जरा 1 मिनट रुको, मुझे सोचने का वक्त दो, और ये लो घर की चाबी, तुम घर चली जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद में। यहाँ सुकासा को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या करने जा रहा है, लेकिन इसे लगता है कि ओ माय गॉड यही करना है मुझे। उसके बाद क्या था, एक लड़की को दिखाया जाता है जो सोचती है अच्छा, और फिर ये घर में आ गई रहती है। तो अब घर में आने के बाद ये सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे नासा खुश हो जाए, ताकि वो भी आया की तरह मुझ पर ध्यान रखे। तो वो सोचती है घर साफ कर दूं, लेकिन घर तो पहले से ही बहुत ज्यादा साफ रहता है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे कबर्ड में देखना चाहिए, क्योंकि वो कबर्ड में काफी ज्यादा सीक्रेट चीजें छुपा के रखता होगा? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं उसके लिए खाना बना देती हूँ, ताकि वो फिर खुश हो जाए और फिर मुझे प्यार करेगा। लेकिन तब तक कोई आ जाता है, जहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, और वो कहती है बड़ी बहन, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तो तुम हमारे घर को छोड़ के इस अपार्टमेंट में रह रही हो। लेकिन ये तुरंत ही गेट बंद कर देती है, और ये गुस्से में कह रही होती है कि चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मेरी बात बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है? दरवाजा खोलो। सुकासा वापस से दरवाजा खोलती है और कहती है कि देखो,
मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन ये कह रही होती कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ और तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे चलना ही पड़ेगा। और फिर ये बताती है कि मैंने शादी कर ली है और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। ये सुनकर उसकी जो छोटी बहन जिसका नाम चितोसे रहता है वो कहती है कि क्या तुमने शादी कर ली, लेकिन किससे कर ली, तुमने हमें कुछ बताया भी नहीं। वो कहती है कि देखो तुम्हारा इससे जानने का कुछ भी रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, अब चली जाओ चुपचाप यहाँ से, समझी। तो मैंने शादी कर ली है और तुम्हें इसके बारे में मैं नहीं बताने वाली हूँ। तो वो बंद कर देती है दरवाज़ा। अब उसकी मुलाकात यहाँ पे नासा से होता है। वो कहती है कि तुम ऐसे रो मत, मुझे रोती हुई लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तभी बता रही होती है कि मेरे बहन ने किसी से शादी कर ली है और वो घर से भाग गई थी। वो एकदम तितली की तरह है, कहीं भी कभी भाग जाती है और मुझे उस बंदे के बारे में पता लगाना है जिसने मेरी बहन से शादी की है। वैसे मिस्टर आपका नाम क्या है? तभी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम नासा है, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तभी वहां से सुकासा चिल्लाती है कि ओ डार्लिंग तुम आ गए। अब डार्लिंग उनके चिटोसे समझ चुकी रहती है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि उसी की बहन का हस्बैंड है। चिटोसे तो यहाँ पे आग बबूला हो गई रहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छा तो तुम ही हो वो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और फिर सुकासा पीछे से आती है और बताती है कि ये मेरी छोटी बहन है। और नासा यहाँ पे सारी बातें समझ चुका रहता है। वो काफी अच्छी तरीके से इसे ग्रीटिंग कर रहा होता है कि मेरा नाम नासा युजाकी है। लेकिन यहाँ तो चिटोसे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कह रही होती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तुम्हारे जैसे चोमू से क्यों शादी करेगी ये। और फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। लेकिन ये उससे अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन कर रहा होता है और कहता है कि आओ चलो घर में चलते हैं, फिर बात करते हैं आराम से। और काफ़ी अच्छी तरीके से व्यवहार भी कर रहा होता है। लेकिन चिटोसे को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है और ये अपना अलग अलग लेसन भी उसे समझा रहा होता है। चिटोसे कहती है कि बस बहुत हो गया, अब तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो उसे कार में डाल के चली जाती है और फिर पूछ रही होती है कार में, तुम मेरी बहन तुमसे शादी क्यों करेगी, आखिर तुम में ऐसा क्या खास बात है। तब नासा सोचता है लगता है मैं कोई हैंडसम सुपरस्टार हीरो हूँ इसलिए उसने मुझसे शादी की है। तब वो कहती है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब ये लोग घर में आ चुके रहते हैं जहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं तुम लोग का डाइवोर्स करवाऊंगी किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर उन लोगों ने मेड्स को बुलाया रहता है जहाँ पर मेड्स के साथ इसे फोटो लेना रहता है। सो एक मेड तो एकदम रेडी रहती है, वो तो यहाँ पे अपने कपड़े भी उतारने के लिए एकदम रेडी हो जाती है। लेकिन वो कहती है कि नहीं कपड़े नहीं उतारना है, किसी भी तरीके से हमें फोटोशॉप करना है जहाँ पर हमें नासा को ऐसे दिखाना है कि एक नंबर का परवर्ड है, समझी, और फिर हम लोग इसका डाइवोर्स करवा देंगे। तो वो कहते हैं कि अरे जिसके बारे में आप बात कर रहे थे वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो ये नासा यहाँ से भाग गया रहता है। असल में ये घर तो हमारे सुकासा ही का रहता है, तो उस पर खुशबू आ रही होती है सुकासा की। फिर वो एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर उससे एक पत्थर दिखाई देता है और ये पत्थर नॉर्मल नहीं रहता है, ये मून से लाया गया स्पेशल पत्थर रहता है और अंदर में गैस भरी हुई रहती है, जिस गैस की वजह से इस पत्थर का अभी भी जो जीवन है वो चल रहा होता है एक तरीके से। तो पूरा कंटेंट रहता है और ये सोच रहा होता है कि इसमें से सुकासा की खुशबू आ रही, तब तक वो मेड आ जाती है और कहती है कि अब तुम नहीं बचने वाले हो, रूल्स तो रूल्स होते हैं। यहाँ पे वो हमला करती है लेकिन वो कांच में टूट जाता है जहाँ पर गैस लीक होने लगता है। अब उन्हें डर लगता है और वो कह रही होती है क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। तब हमारा नासा ठीक करने लगता है और कहता है कि पत्थरों के बारे में मैंने बहुत डिटेलिंग की है, मुझे सारी बातें अच्छी तरीके से पता है। चिटोसे कहती है कि क्या तुम मेरी बहन के बारे में जानते हो, उसकी सच्चाई के बारे में। नासा कहता है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं जानता उसके बारे में, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और उसके हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वो खाना बहुत ही अच्छी तरीके से बनाती है और उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा क्यूट है। वो गुस्सा करते हुए कहती है कि बेवकूफ़ ये सब मैं भी जानती हूँ। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर मेरी बहन है कौन, और वो मेरी ब्लड रिलेटेड बहन नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ था कि मैं गिरने वाली थी, फिर उस दिन सुकासा आ जाती और उसने मेरी जान बचाई थी। तो मैंने कसम खा ली थी कि हम दोनों साथ में ही रहेंगे और मुझे उससे शादी करनी चाहिए थी, लेकिन उसने तुमसे शादी की क्योंकि तुम एक नंबर के गधे हो। लेकिन ये कह रहा होता है क्योंकि मैं हैंडसम हूं ना इसलिए मुझसे शादी की है। अब इन्हें गुस्सा आ रहा होता है तो ये कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका बैंड बजाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसे फोटो ले लिया जाता है इसका, उसका फोटो शॉप किया जाता है और फिर ऐसा फोटो बना दिया जाता है जैसे ये कितना ज्यादा ठरकी है। वो कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सुकासा आके वो फोटो देख लेती है और काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। चिटो से कहती है कि देखा ये कितना बड़ा पर्वत है, ये तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। तो सुकासा उसे वहां बुलाती है और कह रहा होता है कि नहीं सुकासा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये फोटोशॉप है। सुकासा कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, और मैंने तो वो गुस्सा इसलिए किया था कि मैं तुम्हें उस जगह से बाहर निकाल सकूं, चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट जगह पे लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे वो उसे एक सीक्रेट जगह से लेके जा रही होती है जिस जगह के बारे में चिटोसे को भी नहीं पता हुआ रहता है। और ये लोग एक आगे रहते हैं चर्च में। तो यहाँ पे चर्च देख रहा होता है और फिर वो देख रहा होता है कि ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो यहाँ पे जैसे ही वो कुछ कहने वाली रहती है, लेकिन हमारा नासा रहता है वो उसके और भी क्लोज आ चुका रहता है। उसके बाद नासा उसे जोरदार किस करते हुए कह रहा होता है कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँ। नासा को देखना रहता है टीवी, तो वो कहती है कि टीवी कहाँ पर है। तब नासा उसे बताता है कि मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखता हूँ, तो मैंने टीवी नहीं रखा। अब ये सुन के उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कह रही होती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ मज़ा है फिर नहीं है, हाँ बताओ।
बताओ इतने सारे शोज है, तुमने आज तक कभी ये शो देखा है? वो बहुत ही फेमस फेमस शोज के नाम ले रही होती है और कहती है कि आखिर तुमने अपनी जिंदगी में किया क्या है यार। मतलब ना तुम्हारे पास टीवी है कुछ भी, तो तुमने मजे कैसे किए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि किसी के पास टीवी नहीं हो सकता है। तुम्हें पता है आजकल नए नए शोज की सीक्वल आने लगे, इतने मस्त सीजन आने लगे हैं और ये सारी चीजें बहुत सब दिखाते भी हैं। मैं तो तुम्हारे साथ किसी मूवी का सीक्वल देखना चाहती थी क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, और यहाँ पे बताओ तुम्हारे पास टीवी नहीं है। अब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन नासा कहता है कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम लोग टीवी खरीद लेते हैं, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तुम बताओ किस तरीके की टीवी मुझे खरीदना है। तो वो कहती है कि तुम्हारा जैसा मन तुम वैसा टीवी खरीद सकती हो, लेकिन अभी भी वो उसे शोज़ के बारे में ही बता रही होती है। क्योंकि सुकासा को मूवी देखना बहुत पसंद रहता है और नासा सोच रहा होता है कि ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा शांत और क्यूट लगती है, लेकिन जब मूवीज़ के बारे में बात आती है तो ये बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। लगता है मुझे इसके लिए टीवी जाकर खरीदना ही पड़ेगा। तो ये दोनों फैसला करते हैं कि टीवी जाकर खरीदेंगे। उसके बाद ये लोग चले तो गए रहते हैं, लेकिन नासा को पता नहीं रहता है कि कौन सा टीवी खरीदा जाए, ओलेड खरीदा जाए या फिर एलसीडी खरीदा जाए। मगर सुकासा को तो अच्छी तरीके से पता रहता है, तो सुकासा उसे बता रही होती है और ये काफी इंजॉय कर रहा होता है कि वाह, इसे तो सारी चीजें पता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा लगता है। और वो पूछता है कि कौन सा टीवी, एक्सपेंसिव या सस्ता। तब वो कहती है कि डार्लिंग मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई भी, मुझे पिक्चर क्वालिटी से मतलब नहीं है, उस मूवी की क्वालिटी कैसी है मुझे इससे मतलब है कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद हम चलते हैं कमाने के पास, जहाँ पर वो कमाने को बताता है कि उसने चर्च में क्या क्या किया था हमारी सुकासा के साथ, मतलब डायरेक्ट किस कर लिया था। कमाने कहती है कि वाह, तुम लोग की मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है। वैसे रिंग का क्या हुआ, क्या तुमने उसे मैरिड रिंग दी? वो कहता है कि अरे इन सब चीज़ों में पैसा नहीं खर्च करना था। वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कह रही होती कि बेवकूफ़ कहीं के, वो तुम्हारे साथ बस अच्छा दिखने का नाटक कर रही है और कुछ भी नहीं। हर लड़की को अंदर से मन करता है कि उसका हस्बैंड उसे ला के वेडिंग रिंग दे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी रहती है वेडिंग रिंग। वो चाहती है कि तुम उसे ला के दो, लेकिन वो तुमसे डायरेक्टली नहीं कहने वाली, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें जाकर उसे देना चाहिए। अब ये उसकी बात पे गौर कर रहा होता है और सोचता है क्या मुझे सचमुच लाकर देना ही पड़ेगा। वो कहती है कि हाँ बेवकूफ़ कहीं की, और ये तुम्हारी 3 महीने की सैलरी लगेगी इसमें लाने में। दूसरी तरफ ये सोच रही होती है उसी चर्च वाले इंसिडेंट को लेके कि अचानक से उसने मुझे किस कर लिया, और काफ़ी ज़्यादा नासा यहाँ पे एकदम बोल्ड था ना उस वक्त। और फिर जब वो बाहर निकलती है तो नासा देख रहा होता है कि ओ माय गॉड, मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ जब ये नहा के बाहर निकली, काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। फिर दोनों काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं कमाने के सामने में। तो वो कहता है कि चलो चलते हैं। अब घर जाते जाते ये बता रहा होता है कि आज रात मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी, 9 बजे तक मैं आऊँगा। और तो वो कहती है कि अच्छा चलो, तो मैं तुम्हारे साथ एक जगह पे चलना चाहती हूँ। ये सोच रहा होता है कि ये कहाँ पे जाने चाहती है। तब ये उसे पार्क में लेके आ गई रहती है। हालांकि पार्क में यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, एकदम शांति जगह रहती है। तो नासा उसके बगल में आके बैठ गया रहता है। अब सोच रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और हवा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही हो, और अभी हमारी सुकासा नहा के आई हुई रहती है, तो काफ़ी अच्छा स्मेल कर रहा होता है। अब बंदा बहुत ही डरकी रहता है एक तरीके से, मैं बता दूँ, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, और ऊपर से हमारी सुकासा इतनी ज़्यादा खूबसूरत भी रहती है, तो मौके का फ़ायदा उठा के सीधे डायरेक्ट किस कर लेता है। अब दिक्कत की बात ये रहती है कि कोई वहाँ रहता नहीं है सिवाय इन दोनों के। इन दोनों ने देख लिया रहता है। सुकासा कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ठरकी कहीं के, कोई देख लेगा तो? वो कहता है कि अरे कोई भी नहीं और मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इन लोगों ने तो देख लिया रहता है। अब देख लिया रहता है तो वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। जहाँ ये दोनों अपना बात कर रहे होते हैं किस को लेके, और बहुत ज़्यादा ये लोग शर्मा रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों ने किस देख लिया रहता है, और ये कहते हैं कि तुम एक नंबर के परवट हो। अब नासा का जाने का वक्त आ गया रहता है और कहता है मान लो अगर मैं वापस आया तुम नहीं रही तो? तब वो उसके लिप्स पे ऐसे रख के उंगली कह रही होती है ठीक है, तो तुम जल्दी आने का ट्राई क्यों नहीं करते हो अगर तुम्हें लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊंगी तो? नासा बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड हो गया रहता है। अब यहाँ वो चला गया रहता है और ये काफ़ी खुश थी। अब सोच रहा होता है कि क्या मुझे सचमुच उसे वेडिंग रिंग ला के दे देनी चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है कि मुझे उसे जाकर एक वेडिंग रिंग दे देनी चाहिए, क्योंकि मैं उसे काफ़ी मिस कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि वेडिंग रिंग होती ही इसलिए है कि जब एक दूसरे को हम लोग मिस करें तो हम लोग उस वेडिंग रिंग को देखें और फिर हमें ऐसा लगे कि वो पर्सन जो भी है आपके साथ में है और आपके पास में, तो मुझे वेडिंग रिंग ला के देनी चाहिए। अब यही चीज़ नासा एकदम काम करते वक्त सोच रहा होता है। उसके पास पैसे भी बहुत रहते हैं वेडिंग रिंग खरीदने के, तो इसलिए वो घर आता है और पूछता है डार्लिंग कैसी हो, और फिर वो कहती है कि ठीक हो डार्लिंग। तो यहाँ पे वो उससे पूछ रहा होता है वेडिंग रिंग के बारे में, और बोलता है कि मुझे वो लेना है, तुम्हारे लिए गिफ्ट में लेना है। तो यहाँ पर उसे पता लगता है कि जो वेडिंग रिंग होती है वो अलग चीज़ होती है, और इसके अलावा हमें बताया जाता है कि ये इसकी 3 महीने की सैलरी से आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही अलग टाइप की होती है। एक एंगेजमेंट रिंग रहती है जिसे आप पहन के कहीं भी जा सकते हैं, पार्टी में जा सकते हैं, और लड़कियां इसे शो ऑफ करने के लिए भी पहनती हैं। जो वेडिंग रिंग रहता है उसे हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही उंगली में पहनते हैं, और दोनों का एकदम रिंग भी सेम रहता है, और इसे आपको हमेशा पहनना रहता है। ये एंगेजमेंट रिंग की तरह नहीं होती है, और ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये रिंग ज़रूर खरीदूंगा, बताओ कितना? आखिर 3 महीने का सैलरी ही ना लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो सोचती है कि ये कितना बड़ा गधा है, इसे पता नहीं है कि आखिर रिंग्स कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है।
मगर अब इसने फैसला कर लिया रहता है नासा ने। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रिंग खरीदूंगा, इसका मतलब खरीदूंगा, मैंने सोच लिया है, क्योंकि ये मेरे प्यार दिखाने का एक तरीका है, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे उसने डिसाइड कर लिया रहता है और उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। तो वो सोचती है कि एक नंबर का गधा है ये। फिर जब वो लोग जाते हैं तब इसके होश उड़ चुके रहते हैं, क्योंकि एक डायमंड का रिंग खरीदने में लगभग लगभग 3 लाख रुपए लगने वाले थे वहाँ के हिसाब से। और वो बताती है कि ये तो सर यहाँ का सबसे ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि हमारे डायमंड्स की क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेटर है, इसलिए यहाँ पर पैसे कुछ थोड़े ज़्यादा लगते हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, हमारे पास और भी ज़्यादा महंगे वाले हैं। बताइए आप कौन सा देखना चाहेंगे। अब 3 लाख ही सुन के तो इसका होश उड़ चुका रहता है और सोचता है अब इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही खरीद सकता हूँ। वैसे इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा महंगे में बेच रही होती है। तो कहता है ठीक है, एक एक डायमंड रिंग दे दीजिए, लेकिन सुकासा उसे लेके भाग जाती है और फिर कहती है कि बेवकूफ़ कहीं कि इतना ज़्यादा महंगा खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं, हम लोग कहीं और जाके सस्ते दामों में भी खरीद सकते हैं। वो कहता है क्या सचमुच? और वो कहती है कि हाँ, इतने ज़्यादा पैसे उड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये लोग देख रहे होते हैं कि कौन से शॉप में, तो ये लोग एक शॉप जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सस्ता दे रहा होता है। वो कहता है कि 60,000 भी कुछ सस्ता नहीं है, मतलब ठीक है। तो फिर यहाँ पे बहाने बना रहा होता है, सुकासा उसे लेके आ जाती है और ये सोचता है कि मैं, मुझे यकीन नहीं होता है कि मतलब डायमंड रिंग इतने ज़्यादा महंगे मिलते हैं। मगर वो कहती है कि अरे तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। मगर वो कहता है कि नहीं, मैं रिंग दे के रहूँगा ताकि हम दोनों को एक दूसरे की याद आती रहे। तब वो किस दे देती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। तो यहाँ पे सबसे सस्ती वाली रिंग ला के देता है। भाई सबसे ज़्यादा सस्ती वाली मिली होती है, पूरे शहर में सबसे सस्ती रहती है। वो कहती है कि देखो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने सबसे सस्ता खरीदा या फिर सबसे महंगा खरीदा, तुमने ये मेरे लिए खरीदा क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो और स्पेशली मेरे लिए तुमने ये खरीदा है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सस्ती हो या महंगी इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, समझे। और फिर दोनों हाथ में हाथ डालते हुए जा रहे होते हैं। रात में क्या होता है कि इसे चलने की बीमारी होती है, सुकासा को सबको पता है, तो वो वापस से चल रही होती है। अब इसे वापस से लगता है कि वो उसका ब्लैंकेट ले लेगी, लेकिन नहीं, ये तो उसके बगल में ही सो गई रहती है। अब सुकासा की स्मेल काफ़ी ज़्यादा मस्त आ रही होती है और ये एक नंबर का परवट तो रहता ही है, तो सोचता है कि क्यों ना मैं इसे हक कर लूँ। तो यहाँ पे वही होता है, वो उसे हक कर लेता है और सोचता है कि अरे माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट है, मज़ा आ रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उल्टा मुड़ जाती है और दोनों के बीच में यहाँ पे किस हो गया रहता है। सुकासा आँख भी खोलती है, फिर वो नीचे गिर जाती है और फिर से सो गई रहती है। अब रात भर बेचारा सो नहीं पाया था। सुबह उठ के सोच रहा होता है कि मुझे लगता है हमें बेड ले लेना चाहिए और हमें एक नए अपार्टमेंट में भी चले जाना चाहिए। अपार्टमेंट हम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा छोटा है, या फिर एक नया बेड ही ले लूँ। और वैसे भी नए अपार्टमेंट में हम लोग काफ़ी मज़े कर सकते हैं, हम दोनों साथ मिलकर टीवी देख सकते हैं, उसका भी तो मन था मेरे साथ मूवी देखने का, हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओ माय गॉड, बेचारा ठरकपन में अपना गीला होते जा रहा होता है और सोचता है कि कहीं नए अपार्टमेंट में वो मुझे अपने साथ बुलाए, नहाने के लिए मज़ा आ जाएगा। तो वो जाके बोलता है कि हमें नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्या कहती हो, तुम्हारे इसके बारे में क्या कहना है। लेकिन वो कहती है कि नए अपार्टमेंट से क्या लेना देना है, ये घर हमारे लिए बढ़िया तो है, हम लोग यहाँ पे आराम से रह तो रहे हैं एक ही बेड पे, और वैसे बढ़िया तो है। तब ये जाता है कनामे के पास और उससे बोल रहा होता है कि हमें एक नया अपार्टमेंट ले लेना चाहिए क्या, या फिर उस बेड पे। वैसे वो सारी बातें तो नहीं बताता है, लेकिन कुछ कुछ बातें बताता है। और फिर वो कहती है कि सोचो अगर वो तुम दोनों एक ही साथ एक ही बेड पे सो हाथ पकड़ के, तो तब ये काफ़ी ज़्यादा शर्मा गया रहता है और फिर कानामे को कहता है, मगर वो अपार्टमेंट भी उसे अच्छा लगता है। ये गुस्से में कह रही होती कि अगर मेरे पति के पास एक ऐसा अपार्टमेंट रहता ना जो बहुत छोटा है, जहाँ पे नहाने के लिए ना बाथटब हो ना देखने के लिए टीवी, तब तो मैं उसे लात मार के निकाल देती। मगर पता नहीं वो तुम्हें किस तरीके से सहन कर रही है। यही सारी बातें सोचते हुए वो जा रहा होता है और कहता है कि हमें एक नया अपार्टमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन जब जाता है तो देखता है वो कपड़े चेंज कर रही होती है। हालांकि कोई बड़ी बात तो नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो उससे माफी मांग रहा था। सुकासा को बताता है कि देखो अगर हम लोग बड़े अपार्टमेंट में चले जाएंगे तो ये सारे इंसिडेंट वापस से नहीं होने वाले और हम लोग वहाँ पे कंफर्टेबली आराम से रह भी सकते हैं। सुकासा इसके लिए तुरंत ही मान गई रहती है। नासा कहता है कि पहले तो तुमने इसके लिए नहीं माना था, लेकिन अब तुम मान गई हो। वो इसलिए क्योंकि इसे टीवी देखने को मिलेगा और बड़ा अपार्टमेंट भी रहेगा। साथ ही साथ बोल देता है कि हम दोनों हाथ में हाथ डालकर सो भी सकते हैं। तो ये सुनकर सुकासा को भी काफी अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पे इन्हें एक नए अपार्टमेंट में अब शिफ्ट होना पड़ेगा। सो इसके लिए पहले इन्हें अपार्टमेंट के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी कि कहाँ से अपार्टमेंट में जानकारी ले, और इन्हें एक मिडिल मैन भी चाहिए होगा। नासा कहता है कि मिडिल मैन की चिंता बिल्कुल भी मत करो, मेरे पेरेंट्स हैं ना उसके लिए, वो हमारे लिए अपार्टमेंट का जुगाड़ कर देंगे। लेकिन अरे रुको एक मिनट, मैंने तो अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं कि हमारी शादी हो गई है। ओ माय गॉड, मुझे अपनी मॉम को बताना पड़ेगा। तो ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं अपनी मॉम को बता के आता हूँ कि हमारी शादी हो गई है। तो वो चली जाती है। अब यहाँ पर वो कहती है गुड लक, और ये अपनी मॉम को बता रहा होता है, जिसे सुनकर उसकी मॉम एकदम हैरान हो जाती है। चिल्लाते हुए कह रही होती है कि गधे कहीं के, तुमने मुझे आज तक
अभी तक नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है, वैसे वो लड़की कौन है। फिर वो कह रहा होता है कि अरे मॉम ये वही लड़की है, वो एंजल सी लड़की मैंने आपको बताया था ना, जिसने मेरी जान बचाई थी। आपको याद है ना, वो बहुत ही क्यूट सी लड़की थी, उसने मेरी जान बचाई थी, मैंने आपको बताया था। अब ये सारी बातें वो सुन लेती है और काफ़ी ज़्यादा शर्मा गई रहती है कि अब कॉल पे अपनी मॉम से क्या क्या बोल रहा है मेरे बारे में, क्यूट सी लड़की। फिर अपनी मॉम के साथ ये कॉल कट कर देता है और वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगी अपार्टमेंट। तो अब यहाँ पे ये शर्मा गई रहती है और पूछ रही होती है कि तुमने क्या बताया है अपनी मॉम को मेरे बारे में। वो कहता है कि नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, तुमने मेरी जान बचाई थी और यही बोला था कि दुनिया की सबसे क्यूट लड़की ने मेरी जान बचाई और अब वो मेरी वाइफ है, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ सुकासा काफ़ी ज़्यादा शर्मा गई रहती है, क्या ही बोले, और बोलती है कि तुम एक नंबर के नॉटी हो। सो फाइनली अब इन्हें जाना रहता है वापस से अपने घर पे, जहाँ पर इसके मॉम डैड रहते हैं। तो इसे अपने होम टाउन में जाना रहता है। तो वो अपनी मॉम का मैसेज देखता है जहाँ पे वो कहती है कि तुम एक नंबर के नॉटी हो बच्चे, मुझे पता है कि आखिर तुम क्यों आना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें कमरा चाहिए। वो कमरा तुम लोग के लिए छोटा पड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें आना पड़ेगा हमारे पास में, ताकि हम तुम्हारी वाइफ को देख सकें। अब वो जानता था कि उसे अब घर तो जाना ही पड़ेगा, और जाना नहीं चाहता था ये, क्योंकि इसका होम टाउन थोड़ा दूर भी रहता है और सुकासा को भी दिखा रहा होता है। नासा काफ़ी शर्मा गया रहता है क्योंकि उसकी मॉम उसे टेक्स्ट कर रही होती है बिल्कुल बच्चों वाले, क्योंकि ये बच्चा ही तो रहता है अपनी मॉम के लिए और कुछ भी नहीं। यहाँ सुकासा कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहूंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है, लेकिन वो कहता है कि मत मिलना, तुम मिल के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा मॉम डैड से। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो दोनों पक्का नेचर के बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे, और हमें पता लगता है कि इन्हें भी पता लग गया रहता है कि वो दोनों जा रहे हैं। तब ये कहती है कि हो सकता है कि वो लोग हनीमून की तरह एक तरीके से हो जाएगा, और ये बात उसे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि इन्हें जाना रहता है अपने होम टाउन जो काफ़ी दूर रहता है, और नासा के मन में भी यही आता है कि ये तो एकदम हनीमून की तरह हो जाएगा। सुकासा आती है और कहती है कि मुझे एक कैमरा चाहिए। पूछता है कि कैमरा क्यों चाहिए, तब वो बताती है कि देखो हम अपने सारे मूवमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इतने दूर जाने वाले हैं, तो वहाँ तक मैं सारे अपने वेडिंग के जितने मूवमेंट्स रहेंगे हम सबको कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पे कैमरा आ चुका रहता है। अब कैमरा आने के बाद वो नासा को कह रही होती है कि 2-4 पिक्चर्स क्लिक कर दो। शुरुआत तो हमेशा लेडीज से ही होती है, तो यहाँ वो एकदम रेडी रहता है। सबसे पहले तो वो ऐसे फोटोज देख रही होती है और देखती है कि कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और बोलती है कि मैं अपने डेली रूटीन का एकदम फोटो फ्रेम एकदम पूरा लगाना चाहती हूँ, पूरा मज़ा आएगा देखने में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। नासा काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है कि वो पहली बार इसकी फ़ोटो क्लिक करने वाला है। सो यहाँ पे वो उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करता है और एक नंबर का ठरकी बंदा रहता है, ठरक भर गई रहती है अंदर में, और कहता है कि कैमरा तो एक्साइटिंग है। फिर बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करता है, इसी की वाइफ रहती है, लेकिन फिर भी ऐसे शर्मा रहा होता है जैसे किसी और की हो। और फिर वो इसकी फ़ोटो क्लिक करती है और फ़ोटो अच्छी नहीं आई रहती है, कह रहा था कि डिलीट करो, लेकिन नहीं करती है। उसके बाद ये लोग आ जाते हैं यहाँ पर, और हमें देखते हैं कि यहाँ भी फोटोज क्लिक कर रहा होता है और सोचती है कि कितनी फोटोज क्लिक करेगा। हालांकि इसके पास पैसे होते हैं कि ये लोग ट्रेन से जा सकते हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, हम लोग ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे आराम से बस से, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहती हूँ बस में, और हम दोनों आराम से बस में रहेंगे। ट्रेन से तो 2 घंटे में पहुंचेंगे, लेकिन बस में रात लग जाएगी, इसलिए बस से चलना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है चलो बस नहीं चलते हैं। आगे हम देखते हैं जब ये लोग जा रहे होते हैं तब बस पूरी खाली रहती है। अब बस में आराम से बैठ गए रहते हैं और मज़े कर रहे होते हैं। बस रुकने वाली रहेगी रात में, 20-15 मिनट के लिए रुकेगी वहाँ पे, और चिटो से आ गई रहती है। वो इन लोगों का डाइवोर्स करवाना चाहती थी किसी भी तरीके से, क्योंकि वो नहीं देखना चाहती थी। सर्वेंट्स कह रहे होते कि मैडम वो लोग कितने अच्छे कपल है, खुश है, लेकिन आपको क्या हो रहा है। तब वो कहती है कि मैंने अभी उनकी मैरिज को अप्रूवल नहीं दिया है। ये लोग जान रहे थे कि ये बहुत चिढ़ रही है नासा से, क्योंकि उसने शादी जो कर ली रहती है, और आगे ये सोच रहा होता है कि काश ये मेरे कंधे पे सो जाती। वो सोई रहती है, अचानक से बस ऐसे हिचकोले मारती है और ये इसके कंधे पे सो गई रहती है। बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मा गया रहता है, सो ही नहीं पाता। अब जब बस रुकती है तब देख रही होती है कि यार ये क्या डार्लिंग, तुम सोई नहीं हो क्या रात भर, क्या हुआ है तुम्हें। ये सोच रहा होता है कि मेरी बीवी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग और टफ है, मतलब उस बस का सीट इतना ज़्यादा कड़क था, फिर भी ये सो गई आराम से, और मेरी पीठ एकदम दर्द कर रही है। उस दिन इसने मुझे एक्सीडेंट से भी बचाई, ये तो सचमुच एक सुपर वुमेन है। कहीं ये मेरे पीठ का दर्द अपने ऊपर ना ले ले, इसीलिए ये सोचता है कि मुझे इस डंडे को फेंक देना चाहिए और वापस से एकदम मर्द की तरह खड़े हो जाना चाहिए, ताकि इसे लगे ना कि ये सब इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि इसी ने बस में आने को कहा था। उसके बाद ये लोग एक स्टोर में जाते हैं और यहाँ चिटो से बहुत गुस्से में रहती, कह रही होती कि ऐसा नहीं हो सकता है, इन दोनों को डाइवोर्स लेना ही पड़ेगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाली हूँ, मैं इन दोनों का रिश्ता तोड़वा कर ही रहूंगी, ये हनीमून नहीं हो सकता है। तो बस दोस्तों यही था पार्ट 1। बताना कमेंट करके पार्ट 1 कैसा लगा। अगर पार्ट 1 अच्छा लगा तो मैं पार्ट 2 भी ज़रूर लाऊंगा। वैसे इसके 4 पार्ट्स आएंगे, अगर तुम लोग पार्ट 1 को बहुत सपोर्ट कर पाओगे तो इसमें अच्छे खासे लाइक्स कमेंट सब्सक्राइब कर दो, और हाँ वीडियो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर तुम्हें ये वीडियो किस तरीके से लगी, कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, जो भी लगा सब चीज़ बता देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।